कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो मापन इकाइयां हैं, व्युत्पन्न इकाइयां, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। यानी मापन इकाइयों में हम जो नेक्स्ट बताएंगे आपको, वो बताएंगे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न इकाइयां। यानी आपके पास डिराइव्ड यूनिट पढ़ा जाएगा नंबर 1, और नंबर 2 डिराइव्ड यूनिट के बाद हम कुछ रिलेशन भी पुट करेंगे आपस में कि कौन सी इकाइयां, जैसे मैंने कल कहा था कि 2 बहनें हैं, दोनों की शादियां एक घर में हुई है, तो इसका मतलब कुछ ऐसी जोड़े बनाएंगे हम जिनकी यूनिट सेम होती है पर उनके नाम अलग होते हैं। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है लेकिन उनकी यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। तो उनकी हम शादियां भी करवाएंगे, लेकिन उसके साथ हम फिर पढ़ेंगे डीएमएलटी यानी विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एचएससी के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं कि हमारे पास कल जो हमने पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास पूछा जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी स्पीड क्या चीज है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड वैसे हम चाल से नोटिफाई करते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं प्यारे बच्चों वेग से। अब बात यह है कि जो वेलोसिटी किस पे निर्भर करती है और स्पीड, तो स्पीड यानी चाल होती है प्यारे बच्चों दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दूरी बटा समय, यानी आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बाय जो टाइम है वो आपके पास क्या है, स्पीड है। वेग यानी वेलोसिटी, इसको हम डिनोट वैसे प्यारे बच्चों v से करते होते हैं, v, और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, विस्थापन। यानी ये आपका जो रेट है वो किसका रेट है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ, इंग्लिश में भी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। और विस्थापन जो है वो आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, जिसमें एक स्पीड और दूसरी क्या है, वेलोसिटी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, यानी दूरी का परिवर्तन अगर समय के साथ हो तो उसे हम चाल कहते हैं। और वैसे ही वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन टू बी द वेलोसिटी, यानी विस्थापन का बदलाव अगर समय के साथ हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वेग। एक आपकी सदिश राशि है, दूसरी आपकी अदिश राशि है। वैसे दूरी की जो इकाई थी प्यारे बच्चों वो हमने लिखी थी कल मीटर, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो आपके पास जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड। इसे यूं भी लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड, यानी हिंदी के लिए भी थोड़ा अच्छे से याद रखो प्यारे बच्चों, और इंग्लिश के लिए सिंपली वर्डिंग दी जा सकती है मीटर पर सेकंड। इस तरीके से, इसी तरीके से यहां आओ, जो वेलोसिटी की यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी, जो डिस्प्लेसमेंट है, कल हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों किसमें मेजरमेंट होता है, मीटर में, और टाइम किसमें होता है, सेकंड में। तो फिर से आपके पास यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो आपके पास इन दोनों बहनों की भी शादी एक ही परिवार में हुई है, एक ही घर में हुई है, एक ही जाति में हुई है, एक ही कास्ट में हुई है, और वो कास्ट क्या है, दोनों की मीटर पर सेकंड है। यानी ये 2 वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट क्या है, सेम, लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि एक आपकी डायरेक्शनल क्वांटिटी है और दूसरी आपकी नॉन डायरेक्शनल है, यानी एक वेक्टर और दूसरी क्या है, स्केलर। अब बात आती है, हमने एक रेशो लिया था प्यारे बच्चों कल, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वैसे ही आप स्पीड और किसका लोगे, वेलोसिटी का, यानी चाल और किसका लेंगे हम, विस्थापन और वेग का। इनका भी क्या लिया जाएगा, अनुपात लिया जाएगा। तो जब हम चाल और वेग का अनुपात लेंगे तो आपको याद रखना है कि चाल किस पे निर्भर कर रही है, दूरी। तो इसको ऐसे लिखोगे प्यारे बच्चों कि ये दूरी और बटे में क्या था, समय, और यहां क्या था अपने पास, विस्थापन, और यहां बटे में क्या था, समय। तो समय से समय क्या हो चुका है, कैंसल। तो ये अनुपात क्या देगा आपको, दूरी बटा विस्थापन देगा। क्या देगा, दूरी बटा विस्थापन। और कल हमने जो अनुपात पढ़ा था, रेशो जो पढ़ा था डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका रेशो ग्रेटर देन इक्वल क्या था, 1 था। तो वैसे ही दूरी यानी चाल और क्या आएगा, वेग का, किस प्रकार, जिस प्रकार दूरी और क्या है, विस्थापन का,
डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो सेम एज स्पीड बाय वेलोसिटी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी जैसे चाल और वेग है वो भी आपका रेशो ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस बाय टाइम पे करता है। जो रेशो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, तो दूरी बटा विस्थापन, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 1, तो वही चीज ये होगी। तो इसमें आप थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि इस रेशो को इस क्राइटेरिया में अगर लिखें तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो दूरी है वो आपकी जब विस्थापन से क्या है, बड़ी और उसके क्या है, बराबर, तो वैसे ही आप लोग याद रख सकते हो प्यारे बच्चों कि चाल भी ग्रेटर देन इक्वल किससे होगी, वेग से। यानी जो चाल है वो वेग के बराबर या क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। क्यों? चाल निर्भर करती है दूरी पर, वेग निर्भर करता है विस्थापन पर। ये तो केस हो चुका। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है दूसरा कि अगर वेग ऊपर हो जाए और अगर हम चाल को कहां लिख दें, नीचे, तो ये चीज आपकी लेस देन इक्वल क्या हो जाएगी, 1। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों कि वेग यानी वेलोसिटी लेस देन इक्वल किससे होगी, चाल, चाल यानी आपके पास क्या है, स्पीड। यानी अब आप कह सकते हो कि जब रेशियो आपके पास वेलोसिटी बाय स्पीड का हो तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। तो आपके पास वेलोसिटी लेस देन इक्वल क्या हो जाएगी, स्पीड, यानी वेग छोटा और बराबर होगा किसके, चाल के। दो फीचर ये याद रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो चाल है जब वो दूरी पर निर्भर करती है तो चाल हमेशा क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव, यानी जो आपकी स्पीड है वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर हमने स्पीड को टैग किया है तो उसे हम ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेवर बी नेगेटिव, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तीसरी चीज याद रखनी है, शून्य नहीं हो सकती, यानी शून्य नहीं हो सकती। तो आपके पास जो स्पीड है वो नंबर 1 ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नंबर 2 वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और नंबर 3 याद रखना है, शून्य नहीं हो सकती। इसी तरीके से वेलोसिटी इससे उल्टा चलता है कि जो आपका वेग है, वेग के लिए फीचर क्या है आपके पास, वेलोसिटी के लिए फीचर क्या है, वेलोसिटी के लिए फीचर यह है प्यारे बच्चों कि जिस तरीके से चाल धनात्मक है तो ये धनात्मक होगी। नंबर 1 ये आपके पास पॉजिटिव होगी, नंबर 2 ये आपके पास नेगेटिव भी होगी, नंबर 3 ये आपके पास शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किस पे निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, वो निर्भर करती है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पे। यानी ये चीज आपकी डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। और ये आपकी किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस यानी दूरी पर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी 0। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये याद रखोगे, ये क्राइटेरिया पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है एक्सेलरेशन का, कि जिनकी शादी हम एक ही परिवार में देंगे। जैसे आपके पास नंबर 1 लिखा जाता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण या शब्द आए प्यारे बच्चों सिंपली त्वरण। रेखीय त्वरण जो है इसे हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन। ये आपके पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। दूसरा आपके पास कौन सा त्वरण होता है, गुरुत्व त्वरण, यानी जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, गुरुत्व त्वरण, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं प्यारे बच्चों, छोटे जी से, और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दूसरी चीज अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा जो त्वरण आप लेते हो वो कौन सा त्वरण लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, वो लेते हो अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय त्वरण, यानी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी
अभिकेंद्रीय त्वरण। तो तीसरा हम कौन सा लिखते हैं प्यारे बच्चों, अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये है प्यारे बच्चों 3 तरह के एक्सेलरेशन जिनकी यूनिट आपके पास पूछी जाएगी तो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास अब हम निकाल के दिखाते हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे। जैसे रेखीय जो त्वरण होता है प्यारे बच्चों, इसको डिनोट करते हैं आप ए से, और रेखीय त्वरण को जब ए से डिनोट करते हो तो त्वरण क्या होता है, वेग का परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी में लिखें तो यूं लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि वेग का परिवर्तन, और वेग का जो परिवर्तन है यानी आपके पास वेलोसिटी का जो चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टाइम यानी समय। तो आपके पास इकाई बनाई जा सकती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट धरती की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम डिनोट किससे करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल जी से। और ये आपके पास वैल्यू जो है ये किससे डिनोट की जाती है, mv²/r। तो यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो mv² क्या है, r। तो mv², v क्या है अपने पास, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, टाइम। तो mv/ क्या है, जो प्रॉपर्टी देगा वो डिस्टेंस के साथ देगा। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेग का परिवर्तन लिया है हमने, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी आपके पास, ये है वेग। वेग क्या चीज थी, थोड़ी देर पहले लिखी थी प्यारे बच्चों आपने, मीटर पर सेकंड थी। तो वैसे ही लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, मीटर, और क्या थी अपने पास, पर सेकंड। ओ सॉरी, इसमें mv²/r लिख दिया, इसमें v²/r याद रखोगे, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने फॉर्मूला लिख दिया फोर्स का, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन एक्सेलरेशन लिखना है तो v²/r। अच्छा, अब अपने पास एक्सेलरेशन की यूनिट बनाओगे तो आपके पास वेग की जो यूनिट होती है वो तो होती है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है तो इसकी भी क्या है, सेकंड। तो दोनों नीचे आकर क्या बनाएंगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये बना, इसको यूं भी लिखा जा सकता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या हिंदी में लिखो तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किसको, इस एक्सेलरेशन की यूनिट को। यही सेम यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए होती है, क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही सेम यूनिट यहां बनेगी, क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, वेलोसिटी का जब स्क्वायर करोगे तो वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू है, और बाय में क्या है अपने पास, आर भी मीटर में होगा तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा। कैसे, देखो आपने लिखा कि मीटर बाय सेकंड, ये तो हुई वेलोसिटी की यूनिट स्क्वायर, और आर रेडियस है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अब देखो ऊपर क्या बना, मीटर स्क्वायर, आपके पास बना मीटर स्क्वायर, और बाय में बना सेकंड का स्क्वायर, और बाय में बना मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपकी यूनिट क्या बचेगी प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास, किसकी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी ये 3 बहनें हैं, इन तीनों की शादी एक ही परिवार में हो चुकी है, एक ही कास्ट में हो चुकी है। 3 भाई थे आगे, उन तीनों के साथ कर दी हमने, यानी एक ही परिवार से हैं ये। इनकी यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन कौन सा लोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ये प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों बात आती है फोर्स की, कि जैसे हम बात करें फोर्स, तो फोर्स को हम यूनिट के हिसाब से लिखें बल। तो फोर्स आपके कई तरीके के हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपने लिखना है सिंगल फोर्स, जिसे हम लीनियर फोर्स कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, दूसरी चीज हमने लिखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जिसमें हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। इसी तरीके से हमारे पास न्यूटन के चलते आता है ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक पोल है उनके बीच लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है फोर्स की। तो फोर्स की जो यूनिट है प्यारे बच्चों,
यूनिट, यूनिट आप याद रखना, यूनिट हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में। यानी फोर्स की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, न्यूटन। चाहे तो फोर्स आपका डायरेक्ट फोर्स है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे तो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल। यानी हमारे पास वैद्युत स्थैतिक बल हो या आपके पास किसका बल हो, ये बल जो लगता है ये किसके मध्य लगता है, दो वैद्युत आवेशों के मध्य, यानी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगता है, उसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास एक तो लीनियर फोर्स हुआ प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा हम बात कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा कौन सा है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसे हम नाम क्या देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमारे पास किसके मध्य लगता है, ये आपकी किन्हीं दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच, यानी किन्हीं दो द्रव्यमान वाली, यानी टू मैसिव ऑब्जेक्ट, दो द्रव्यमान वाली हेवनली बॉडी, यानी ब्रह्मांडीय वस्तुओं के बीच लगता है। कोई भी दो ब्रह्मांडीय वस्तु हो, उनके बीच जो लगने वाला बल है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन तीनों की अगर यूनिट की बात करें, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स, वो भी किस में काउंट होगा, न्यूटन। तो यानी हमारे पास जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ जो फोर्स है वो हम किसके नाम से याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कि जिसने इसको परिभाषित किया। तो न्यूटन ने बल की परिभाषा लिखी थी गैलीलियो गैलीलियाई के सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल पे। उसने 3 सिद्धांत दिए थे, वो थे जड़त्व के, इनर्शिया के। उनका यूज करते हुए न्यूटन ने क्या की, फोर्स यानी एक्सटर्नल अतिरिक्त बल की परिभाषा तैयार की। वो था न्यूटन का पहला नियम। गणितीय सूत्र जिससे आता है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन ने जो परिभाषा दी है, तो न्यूटन की परिभाषा के चलते यूनिट जो बनती है वो न्यूटन के नाम पे रखी जाती है, क्या, कैपिटल है एन। तो ये आपके पास यूनिट ऑफ क्या है, फोर्स है। आगे हम सीजीएस भी पढ़ेंगे, बदलाव भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम एक चीज याद रख सकते हैं, जो हम फोर्स लिखते हैं, जैसे आपने एक डायरेक्ट लीनियर फोर्स लिखा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बटा में dt। ये हम पढ़ेंगे जब गति के नियम पढ़ेंगे, यानी इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये संवेग का परिवर्तन समय के सापेक्ष है, तो वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से इसी का समीकरण पैदा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि F इज इक्वल टू क्या डिड्यूस करते हो आप, A। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखना होगा। तो ये है आपके पास फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। M जो है वो आपके पास मास है। मास को हम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों द्रव्यमान। यानी ये आपके पास प्रोडक्ट है किसकी, मास की और किसकी, एक्सेलरेशन की, यानी द्रव्यमान की और किसकी लिख सकते हो आप, त्वरण की। हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी प्यारे बच्चों, वो आपकी दो आवेशों के मध्य लगती है। उसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप याद रखें। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F डॉट और नीचे E लगा देंगे, ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैसे यूं लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो आवेश ले लिए जाएंगे Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी ले ली जाएगी, उसका क्या लेंगे, वर्ग। ये आपका निरूपण, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है मेरे प्यारे बच्चों, दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी टू इलेक्ट्रिक चार्ज executed a force exerting a force on each other, it is known to be the electrostatic force and given by this formula। अब इसकी भी यूनिट जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो किस में आएगी, न्यूटन में। और तीसरा हमने क्या लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम F लगा के और उसके पाँव में क्या लिख दें, G, यानी F G का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम
किसका यूज करते हैं, कैपिटल जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दो ऑब्जेक्ट का मास जैसे हम लिख दें m1 m2 और डिवाइडेड बाय गैप बिटवीन देम यानी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम का क्या लेंगे, स्क्वायर। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और इसकी भी यूनिट क्या रिप्रेजेंटेशन में है, न्यूटन। तो यानी फोर्स कोई भी है उसकी यूनिट हम क्या लेंगे, न्यूटन। इसके अलावा जब हम मास के साथ प्रोडक्ट ले लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कि आपने मास यानी द्रव्यमान के साथ इस फॉर्मूले में क्या लिख रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम उस एक्सेलरेशन को काट कर उसकी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर दें तो उसमें आपके पास एक चीज आ जाएगी जिसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देते हैं आपको, या उसको बताते हैं कैसे, यूं कि जैसे आपने एक क्राइटेरिया लिखा होगा कभी, जैसे आप लोगों को समझाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। कई बार क्वेश्चन टैग होता है कि आपके पास द्रव्यमान और भार के बीच अंतर किसके कारण स्थापित है, यानी बोथ मास एंड वेट आर बी द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या द्रव्यमान और भार एक जैसी भौतिक राशियां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नेवर, नो। क्यों प्यारे बच्चों, कि जो भार है वो वस्तु का धरातल पर, कि भार जो है वो क्या है, वस्तु का धरातल पर लगने वाला बल है, धरातल पर लगने वाला बल, यानी ये एक तरह का बल है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, और ये बल एग्जीक्यूट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसमें हेल्प मिलती है पृथ्वी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यानी पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की। यानी जब भी आप भार को डिनोट करते हो, यानी आप डिनोट करते हो किसको, वेट को, तो वेट आपके पास अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, वो आपके पास क्या है, भार या वेट है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, W। और लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, द्रव्यमान और गुणा गुरुत्व त्वरण, कि जब हम भार निकालेंगे और धरती पर भार निकालते हैं तो हम द्रव्यमान के साथ गुणा किसकी करते हैं, गुरुत्व त्वरण की। तो द्रव्यमान किससे डिनोट किया जाता है, m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे किया जाता है, g से। तो आपके पास m इंटू जी, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरे प्यारे बच्चों किसका, W यानी भार का। और भार की इकाई याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या आती है, न्यूटन। अब न्यूटन का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देंगे हम द्रव्यमान और बाकी इकाइयों के अंदर। पहले सिंपल इतना याद रखिए आप कि भार की इकाई वही होती है जो बल की होती है, तो बल और भार दोनों इकाइयां एक समान है। फर्क इतना ही है कि फोर्स डायरेक्टली आप यूज करते हो तो लीनियर एक्सेलरेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन देते हो, और भार जब लेते हो तो द्रव्यमान के साथ किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब बात आती है द्रव्यमान, कि द्रव्यमान क्या है, डायरेक्ट मात्रा है पदार्थ की जिसका मापन किसमें किया जा रहा है, किलोग्राम में, या किसमें किया जा रहा है, ग्राम में, या हम करते हैं पाउंड में या ऑन्स में, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास दोनों में अंतर स्थापित कर रहा है। आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान और भार के बीच जो अंतर स्थापित करने वाली चीज है वो क्या है, वो है आपके पास गुरुत्व त्वरण। यानी भार में कौन सी एक चीज ऐड हो जाती है, गुरुत्व त्वरण मल्टीप्लाई हो जाती है किसके साथ, द्रव्यमान के साथ। तो तभी पूछा जाता है कि द्रव्यमान और भार में जो भौतिक राशि अंतर स्थापित करती है वो कौन सी है, तो वो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों कि अब जैसे बात करें हम कि हमने थोड़ा ये भी पढ़ा है, तो हम थोड़ा आपको बैक पॉइंट पे लेके चलते हैं कि हमने बात की है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनकी इकाई न्यूटन थी। न्यूटन में हमने क्या क्या बताया आपको, एक हमारा रेखीय बल, लीनियर फोर्स या डायरेक्ट जिसे हम फोर्स कहते हैं, उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन। दूसरा हमने लिया था वैद्युत स्थैतिक बल, यानी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं,
उसकी भी यूनिट क्या थी, न्यूटन। और एक लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी भी यूनिट हमने ली थी न्यूटन। एक हमने थोड़ी भार की भी बताई है, वो भी क्या है, न्यूटन। तो यानी भार जो है वो अपने आप में किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो वो अपने आप में प्यारे बच्चों एक बल है। क्या याद रखोगे, एक बल याद रखोगे। इसको निकालना भी सिखाएंगे न्यूमेरिकली भी। अब बात आती है कि हमने जो पहले फोर्स की यूनिट लिखी थी, फोर्स की यूनिट आपने बनाई थी न्यूटन, और फोर्स बराबर किसके था प्यारे बच्चों, मास, और इनटू में क्या था, एक्सेलरेशन। तो मास की एसआई सिस्टम में चलो तो यूनिट क्या होती है आपके पास, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो अब इकाई आई है प्यारे बच्चों, वो किसके सामने आई है, वो न्यूटन के सामने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन होता है मेरे प्यारे बच्चों एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे लिखा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि जो न्यूटन है उसको अगर हम एसआई सिस्टम में ही लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो न्यूटन को किस तरीके से लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्यारे बच्चों किसके लिए, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, न्यूटन का रिप्रेजेंटेशन दूसरी इकाई में जो किसके अंदर है, एसआई सिस्टम में। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि हम जब और इकाइयां उठाते हैं तो उनकी भी यूनिट्स इस तरीके से निकाली जाएगी। जैसे आपके पास अब बात करें हम, नंबर 1 आपसे बताया जाता है ऊर्जा के बारे में, और दूसरा आपको बताया जाता है कार्य के बारे में। यानी इंसान कार्य करता है, काम करता है, उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और वो काम करके ऊर्जा खर्च कर करके बंदा क्या हो जाता है, जलील हो जाता है। तो यानी आप याद रखोगे वर्ड जलील से जूल, तो इन दोनों की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, जूल होती है। यानी आपसे पूछे एसआई सिस्टम में मेजरमेंट फॉर द एनर्जी, यानी ऊर्जा के लिए, कि आपसे पूछा जाए कि एनर्जी की यूनिट, और दूसरा पूछा जाए आपसे वर्क डन की यूनिट यानी कार्य की यूनिट, वो दोनों क्या आपकी जूल। यानी फिर से दोनों बहनें एक ही परिवार के और एक ही परिवार में आगे शादी कर दी गई है। क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में जूल है। अब जैसे आपसे यूं भी पूछ सकता है कि ऊर्जा के रूप भी दे सकता है, जैसे आपसे कहे यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या होगी, तो यांत्रिक ऊर्जा आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। आपके पास जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी। तो है तो एनर्जी ऊर्जा, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल। इसके साथ आपसे पूछ ले कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, कि जो आपके पास क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कौन सी है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आपके पास क्या आती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज जो ऊर्जा है यानी स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आपकी यूनिट की फॉर्म में किस में रहेगी प्यारे बच्चों, वो भी आपकी जूल में रहेगी। यानी आपके पास कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। यानी काम तब होगा जब हमारे अंदर क्या होगी, ऊर्जा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो इसलिए कार्य और ऊर्जा क्या होती है, एक समान है वैसे तो देखें, लेकिन बदलाव अलग है, तरीका अलग है, फॉर्मूलेटिक कंडीशन अलग है तब, लेकिन यूनिट क्या है दोनों की सेम है, वो हम किस में लेंगे, जूल में। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास वर्क डन और किसकी, एनर्जी। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इनके बदलाव की, कि जैसे हमारे पास एसआई सिस्टम से हम बदलाव करें इनका किस में, सीजीएस में, कि हमारे पास जो हमने यूनिट्स बनाई है उनका हम बदलाव एसआई सिस्टम से कहां करेंगे, सीजीएस में। जैसे आपके पास मीटर होता है तो 1 मीटर में हमारे पास सेंटीमीटर क्या लिए जाते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये बदलाव किसका हुआ, सीजीएस में। दूसरा आपके पास सेकंड है, टाइम, इधर भी सेकंड ही रहना प्यारे बच्चों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा अगर हम यहां लिखें किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम, तो यहां हमारे पास क्या बनेंगे, 1000 ग्राम। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेंथ, टाइम, और तीसरी चीज क्या है, मास। यानी ये तीनों चीजें
सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होंगी। तो इसीलिए हम इन चीज़ों के बेस, इन तीनों का यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। जैसे आपके पास पहली प्रॉपर्टी जैसे चेंज की जाती है प्यारे बच्चों कि हमने लंबाई को बदल दिया, हमने टाइम का रिस्पेक्ट देख लिया और हमने मास का देख लिया। अब जैसे हम बात करें कि जैसे हमारे पास बात आती है स्पीड की और वेलोसिटी की, यानी चाल और वेग की, कि चाल की इकाई और वेग यानी वेलोसिटी की यूनिट जो बनती है वो आपके पास सीजीएस सिस्टम में दोनों के लिए क्या बनेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड दोनों की क्या होगी, यूनिट होगी, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। इसके साथ आप बात कर सकते हो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की, कि जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन का मतलब प्यारे बच्चों अभी बताया था आपको त्वरण, और दूसरा त्वरण आपको बताया था मैंने गुरुत्व त्वरण यानी छोटा जी। यानी दो बातें हमने लिखी, यानी जहां त्वरण आ जाए तो वहां हमारे पास जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, सीजीएस सिस्टम में उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड आपकी क्या बन जाएगी, सीजीएस सिस्टम में यूनिट। इनको प्यारे बच्चों इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम फोर्स को बदलेंगे, यानी फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई पूछता तो नहीं है लेकिन बदलाव में काम आती है, इसलिए हमने बताया आपको। जैसे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पहले किसमें करेंगे, हम फोर्स में। जैसे हमने ये लिखा है कि फोर्स यानी बल, कि बल की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है वो क्या होती है, यानी जो मां है वो बच्चे को क्या करती है, फोर्स करती है और कहती है बेटा सो जा, सो जा करता है सीजीएस, फोर्स करती है मां, कौन आ जाएगी, डाकन यानी डायन, कौन आ जाएगी, डायन। तो आपके पास जो फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में है वो क्या होती है, डायन। तो ऐसे याद रखोगे प्यारे बच्चों कि कभी भी क्वेश्चन टैग होता है तो खास तौर पर फोर्स की सीजीएस यूनिट का खास तौर पर पूछा जाता है। आप बैक ईयर के पेपर उठा के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यानी याद कैसे रखोगे कि ये माँ है वो क्या करती है, फोर्स करती है अपने बच्चे को और कहती है सो जा, तो सो जा से याद रखोगे सीजीएस और कौन आ जाएगी, डायन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायन। अब पूछा जाता है आपसे प्यारे बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था कि फोर्स की क्या यूनिट ली थी हमने, न्यूटन। अब पूछता है कि एक न्यूटन में डायन कितने होंगे। ये बदलाव आते हैं, बदलाव आपको याद रखने हैं। तो एक न्यूटन के डायन पूछता है तो एक न्यूटन फोर्स कब लगता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, इसके बराबर होता है। यानी 1 न्यूटन इज इक्वलेंट टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वलेंट लिखा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे किसमें, सीजीएस में। यानी इस प्रॉपर्टी को हम सारी को किस में लेके आएंगे, सीजीएस में। कैसे, 1 किलोग्राम है तो ग्राम कितने बन जाएंगे आपके, 1000 गुणा आपके पास मीटर है, मीटर में आपके सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर, और प्रति वर्ग सेकंड है, सीजीएस में भी वही यूनिट है, एसआई में भी वही है। तो आपके पास ये कितना बना प्यारे बच्चों, 10 टू द पावर 5, और फिर लिखोगे आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आपके पास 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ये आपके पास क्या कहलाती है, इतनी चीज ये कहलाती है प्यारे बच्चों डायन। इसे क्या कहेंगे, डायन। तो आपके पास 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट आया है, 10 टू द पावर 5 डायन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक डायन किसके इक्वल होता है, न्यूटन में पूछे तो आप रिवर्स कर दो। अगर आपसे कहा जाता है कि एक डायन कितने न्यूटन के बराबर होगा, आपको पता है 10 की पावर 5 जो डायन है वो आपके किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है, 1 न्यूटन के। आपको यह बताना है कि एक डायन में कितने न्यूटन होंगे। तो ये जैसे 10 की पावर इधर आएगी तो वहां प्लस की है तो इधर किसकी कर दो, माइनस की। तो ये आपके पास प्यारे बच्चों चेंज आ गया, डायन का न्यूटन और न्यूटन से डायन, दोनों पढ़ दी हमने।
अब एक बात और कि आपसे पूछा जाए कि डायन को हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखें, तो आपको यूं याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो एक डायन होता है वो सीजीएस सिस्टम में इनके बराबर होता है, किसके? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है प्यारे बच्चों किसकी? एक डायन की। किस में? सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस मात्रक में एक डायन जो है वो किसके बराबर होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू कौन से सिस्टम में बताई गई है? सीजीएस सिस्टम में बताई गई है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों न्यूटन के चलते। न्यूटन का कन्वर्जन हमने डायन में पढ़ा।